हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टी9 के इस मंच पर। तो जी, आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो लेकर आए हम जिन बच्चों ने D++ में पीजीटी का फॉर्म भरा है या भरने जा रहे हैं, अर्थात जो पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। D++ में ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा D++ में पीजीटी हिंदी की तैयारी करने जा रहा है तो वो तैयारी करे, बिल्कुल एक सिस्टम से तैयारी करे ताकि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उसमें पीजीटी जो हिंदी में सिलेबस है, वैसे तो ये मेंशन नहीं करते, लेकिन पिछले अगर 2007 से मैं बात करता हूँ तो 2007 से टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लासेज में ले रहा हूँ। तो उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो सिलेबस है, जो पूछा जाएगा, जिसमें से पेपर में आएगा, उस पर चर्चा करने के लिए वीडियो है। अर्थात देखिएगा कैसा होगा D++ पीजीटी हिंदी का सिलेबस। 2024 में जो पीजीटी हिंदी का एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस होगा, सभी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम बारी बारी। तो पहले ये देखिएगा कि जो आपका सिलेबस है वो कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई सिलेबस में हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास ये टॉपिक रहेगा। हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें आप इसका दूसरा अगर वो करते हो तो इसको भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं। तो भी भाषा विज्ञान से पीजीटी हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भाषा विकास कह लो या भाषा विज्ञान कह लो भाई, हिंदी भाषा और उसका विकास अर्थात पूरा का पूरा जो भाषा विज्ञान है वो आपका दिया गया है, सिलेबस में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले कई बार देखने को मिला है, अगर प्रीवियस पेपर की हम बात करते हैं पीजीटी हिंदी D++ की, तो कई बार देखने को मिलता है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन की। हिंदी का जो साहित्य है उसमें क्या क्या है। सबसे पहला जो इसका आएगा भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, किसने किस पद्धति से लिखा, कि भी किसने वर्ण क्रम अनुसार लिखा है, किसने काल क्रम अनुसार लिखा है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो भी भाषा विज्ञान हो गया या हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको, उसके बाद भाई यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास के काल शुरू हो जाते हैं। तो भाई 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, डेफिनेट मिलता है कि भी जो ग्रियर्सन है उसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति को अपनाया, या पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा माना जाता है, शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ, किस नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर पीजीटी हिंदी D++ में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। अब है भाई आदिकाल। आदिकाल से देखिएगा, आदिकाल में जैसे भाई आदिकाल की जो समय सीमा वो है, आदिकाल का नामकरण है, उसके बाद आदिकाल के प्रथम कवि, ये जर्नल टॉपिक है। उसके बाद आदिकाल में जो टॉपिक बनते हैं भी, जैसे जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, सिद्ध काव्य है, नाथ काव्य है, उसके बाद लौकिक, विद्यापति। तो आदिकाल से कुल मिला के पीजीटी की अगर हम बात करते हैं D++ में तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें 5-6 टॉपिक आदिकाल में बनते हैं। तो भी यहाँ से अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये, आप अपने सिस्टम से तैयारी करते जाइएगा कि कौन सा आपका वीक है और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद बात आती है भक्ति काल की। तो भक्ति काल से भी पीजीटी हिंदी में भी 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से लेकर 6 क्वेश्चन भक्ति काल से पूछे जाते हैं। भक्ति की शुरुआत आ सकती है, उसमें भक्ति की पूर्व पीठिका आ जाती है। उसके बाद जैसे भक्ति काल 2 धाराओं में बटा, 2 धाराओं में, एक तो निर्गुण काव्य है, एक सगुण है। तो निर्गुण काव्य में जैसे जो ज्ञान मार्गी है, कबीरदास जो ज्ञान मार्गी से संबंध रखता है, एक फिर प्रेम मार्गी। तो संत काव्य कह लो या ज्ञान मार्गी कह लो, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन प्रेम मार्गी से बिल्कुल पूछा जाता है। इसके बाद भाई कृष्ण काव्य आता है, तो कृष्ण काव्य से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा है भी राम काव्य, 1 क्वेश्चन राम काव्य से। और एक पूरे के पूरे भक्ति काल में जितने भी संप्रदाय चले हैं, चाहे वो अद्वैतवाद है, चाहे वो द्वैतवाद है, चाहे वो भाई जो भी संप्रदाय चले हैं कि भी रामानुज
जी ने चलाया था विशिष्ट अद्वैतवाद। तो जो भी संप्रदाय चले हैं, इन संप्रदाय से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट देखने को मिलता है। तो भक्ति काल से 5 से 6 क्वेश्चन पीजीटी DBBB हिंदी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है अभी रीति काल की, तो ये रीति काल से भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे भी रीति काल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। तो रीतिबद्ध के कवि जैसे भी केशवदास से मिलता है, हालांकि वो जन्म काल के अनुसार भक्ति काल में ठहरते हैं, लेकिन फिर भी केशवदास है, चिंतामणि है, भूषण है, पद्माकर हैं, इनसे आपको देखने को मिलेगा। अब रीति सिद्ध में 2 ही प्रसिद्ध कवि हैं जो ज़्यादातर डेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो बिहारी हैं, दूसरे सेनापति हैं, जो रीति सिद्ध में पूछा जाता है। अगर रीति मुक्त की बात करें तो भी रीति मुक्त में घनानंद से क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। तो भी रीति काल में कुल मिला के रीति काल से भी भक्ति, ये आपका पीजीटी जो हिंदी का एग्जाम होगा DBBB में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है भाई आगे इसमें क्या होगा। इसके बाद अगला जो काल है वो भी आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल के देखिएगा ये खंड है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग है, तो भी 1 से 2 क्वेश्चन भारतेंदु युग से पूछा जाता है, चाहे उसमें भारतेंदु जी हो, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो। अब भारतेंदु युग में भाई भारतेंदु युग का चाहे काव्य से संबंधित, तो कई बार इस भारतेंदु युग में ना पत्रिकाओं की शुरुआत हुई थी। पत्रिका जो यहाँ पर प्रकाशित हुई भारत देश में भारतेंदु युग में उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो कई बार इनकी पत्रिकाएं पूछ ली जाती हैं, क्योंकि भारतेंदु युग के जितने भी लेखक या रचनाकार थे वो ज़्यादातर वो पत्रकार भी थे। तो भी यहाँ से पूछने को जो है वो उतावला रहता DBBB में जो एग्जाम बनाता है भारतेंदु युग से। इसके बाद भाई बारी आती है द्विवेदी युग की। अब द्विवेदी युग में भाई एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा है मैथिली शरणगुप्त। भाई मैथिली शरणगुप्त की जो रचनाएं हैं उनमें से एक डेफिनेट देखने को मिलता है, या फिर सरस्वती पत्रिका से DBBB में चाहे पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं आप, चाहे टीजीटी हिंदी का, तो भी उससे पूछा जाता है कि वो मील का पत्थर कौन सी पत्रिका थी जो हिंदी में मील का पत्थर साबित हुई या सिद्ध हुई कई बार। उसके बाद भी देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपके भारतेंदु युग से पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन द्विवेदी युग से। अगर हम बात करते हैं भी अपने छायावाद की, तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनसे भी, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। एक तो भाई चारों तो ये हो गए, जयशंकर प्रसाद है जो प्रमुख स्तंभ है छायावाद के, जयशंकर प्रसाद है, निराला जी हैं, पंत हैं, महादेव वर्मा है। उसके बाद जो ये तो वृद्धत्रिय हो गए, उसके बाद लघु त्रिय हैं जिसमें महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। 3 तो ये लघु त्रिय हैं और 3 जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत, ये 3 आपके वृद्धत्रिय हैं। इसके अलावा जो छायावाद, जो उत्तर छायावाद है उसमें भी एक तो माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल बालकृष्ण नवीन पूछा जाता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय धारा के कवि रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण नवीन। इसके बाद उत्तर छायावाद में एक हल्लावाद चला था, हल्लावाद जो हरिवंश राय बच्चन, तो वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भी साहित्य की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद भाई प्रगतिवाद में नागार्जुन की अगर हम बात करते हैं, नागार्जुन से क्वेश्चन देखने को मिलता भी पीजीटी DBBB में। नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल, ये 2 कवि हैं जो प्रगतिवाद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो हमें सारा पढ़ना प्रगतिवाद। प्रयोगवाद की बात करते हैं, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है, तो प्रयोगवाद से जो क्वेश्चन है वो पेपर में आपके डेफिनेट पूछे जाएंगे। और प्रयोगवाद के आगे से कन्फर्म पूछा जाता है। फिर प्रयोगवाद के जितने भी आपके तार सप्तक हुए हैं, चारों तार सप्तक से पूछा जाता है, चाहे वो पहला तार सप्तक 1943 में हुआ हो, दूसरा तार सप्तक 1951 में हुआ हो, तीसरा 1959 में और चौथा भी 1979 में। चारों तार सप्तक के कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा किसका नहीं है, कौन सा किसका है, इनकी रचनाएं पूछ लेते हैं। उनमें भी ज़्यादातर रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, उसके बाद धर्मवीर भारती, रघुवीर शाहे, शमशेर बहादुर सिंह, ये प्रमुख कवि हैं जिनकी मुक्तिबोध, प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं आखिर पूछी जाती हैं। DBBB जिन पर ज़्यादा फोकस रखता है। अब बात करते हैं भाई, ये तो हो गया हमारा जो काव्य का था वो। अब आते हैं हिंदी जो साहित्य है अर्थात जो गद्य है, तो गद्य में भाई उपन्यास से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते थे पहले।
अब देखिएगा 2018 की बात करते हैं। 2018 में DSSB ने PGT का एग्ज़ाम लिया, उसके बाद 2021 में लिया है। तो इसमें जब ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होने लगा तब से काफ़ी चेंजेज आ चुके हैं। पहले की तुलना में एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन जो ज़्यादा फोकस किया है वो आधुनिक काल की जो गद्य विधाएं हैं इनकी तरफ ज़्यादा फोकस है। तो भी उपन्यास से 2-3 क्वेश्चन, और जो नए उपन्यास हैं उनसे कहानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाटक से पूछे जाते हैं, निबंध से पूछे जाते हैं। तो ये जो चारों प्रमुख विधाएं हैं गद्य की, और विधाएं इनकी तुलना में थोड़ी छोटी हैं, थोड़ी कम हैं। तो चारों जो विधाएं हैं इनसे 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि PGT का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी 200 नंबर की आएगी भाई। तो ज़्यादातर आधुनिक काल की जो गद्य की जो रचनाएँ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो। इसके बाद भी आलोचना से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे भी रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक थे, या नामवर सिंह किस प्रकार के आलोचक थे, या छायावाद के समर्थक आलोचक कौन थे। तो इस टाइप से आलोचना का जो टॉपिक है उससे DSSB PGT हिंदी में 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुक्ल जी की जो समीक्षा आलोचना पद्धति थी वो कैसी थी, तो यहाँ से आप आलोचना वाले से भी 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। इसके बाद है गद्य की अन्य विधाएं, ये रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, या फिर जीवनी, आत्मकथा है, डायरी है। इनसे इन विधाओं से 1-1, 2-2 क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या कुल मिला के इन सभी गद्य जो विधाएं हैं इनसे भी कुल मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार 1 से 2 भी रह जाता है। अब बात करते हैं भाई भारतीय काव्य शास्त्र की। भारतीय काव्य शास्त्र से भी बिल्कुल पेपर में पूछा जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत होती है कि भी सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि काव्य क्या है, तो भी इस टॉपिक से कि काव्य के लक्षण अर्थात काव्य की परिभाषा, काव्य हेतु, जैसे भी काव्य के हेतु होते हैं, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा किसने प्रतिभा को क्या मानना है। उसके बाद काव्य प्रयोजन, तो यहाँ से कि काव्य प्रयोजन जैसे कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए, अर्थात इंसान काव्य क्यों रचता है, कि वो कल्याण के लिए रचता है, यश प्राप्ति के लिए रचता है। तो काव्य प्रयोजन से भी DSSB PGT हिंदी में आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। इसके बाद प्रमुख संप्रदाय और उनके सिद्धांत। अगर भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम संस्कृत के काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं। तो कौन कौन से संप्रदाय चले, जैसे भी सबसे पहले जो संप्रदाय था वो रस का संप्रदाय था। तो भरतमुनि जी आचार्य भरतमुनि जी जिसके संस्थापक या प्रवर्तक थे। तो रस संप्रदाय से PGT हिंदी में डेफिनेट भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद रस के बाद भी अगला संप्रदाय जिसके प्रवर्तक भामह है, तो भी अलंकार संप्रदाय, इन्होंने रस से अलंकार को मुक्ति दिलाई थी। 6ठी शताब्दी का समय माना जाता है। तो भी अलंकार संप्रदाय से मिलते हैं। रीति वे रीति संप्रदाय से बिल्कुल आपको वामन ने रीति चलाई थी, डेफिनेट मिलता है क्वेश्चन। ध्वनि से मिलता है। वक्रोक्ति जो कुंतक जी का है, बिल्कुल भाई यहाँ से आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र से औचित्य जो क्षेमेंद्र जी का है, यहाँ से 1-1, 2-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं लेकिन 1-1, 2-2 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो इनको 1-1 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करेंगे। बढ़ते भी आगे। इसके बाद रस निष्पत्ति के जो 4 आचार्य हुए हैं जिन्होंने रस निष्पत्ति का जो निष्पत्ति शब्द उसकी व्याख्या की, भट्टलोलट हो, चाहे शंकुक हो, भट्टनायक हो या अभिनवगुप्त हो, इन 4 आचार्यों से बिल्कुल पूछा जाता है भी कि पहला कौन सा है, भट्टलोलट है या भाई शंकुक है या भट्टनायक है या अभिनवगुप्त है। तो इनको क्रम से लगाओ। कई बार ऐसा भी आ जाता, कई बार ये मानते हैं कि भी शंकुक ने निष्पत्ति का क्या मतलब मानना, भट्टलोलट ने क्या माना, कि कौन उत्पत्तिवाद मानता है, कौन साधारणीकरण कहता है, कौन अनुमितिवाद कहता है, किसने भाई उसको। तो इस तरह से वो आपके इस रस की व्याख्या करता जो आचार्य है इनसे भी क्वेश्चन। उसके बाद भी शब्द शक्तियों से 1 क्वेश्चन डेफिनेट पूछने को देखने को मिलता है। उसके बाद भी काव्य गुण है और काव्य दोष है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाता। कुल मिला के हमें भारतीय काव्य शास्त्र लगभग सारा ही करना है भाई। ऐसा ना माने क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इज्जत वाली पोस्ट है,
पैसा अच्छा खासा है, परमानेंट जॉब है, एक टेस्ट, उस टेस्ट के बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा सिलेक्शन है। तो भी बिल्कुल मशक्कत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी तैयारी करोगे तभी होगा। इसी में भी फिर आ जाती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बारी। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सबसे पहले जो विचारक हैं वो भी यूनान अर्थात ग्रीक देश की प्लेटो हैं। तो प्लेटो से शुरुआत होती है, उनके बाद प्लेटो ने जो अपने काव्य के बारे में विचार बताए पूछा जाता है। उसके बाद उन्हीं के शिष्य अरस्तु थे, तो भी अरस्तु के बारे में पूछा जाता है क्योंकि अरस्तु ने अनुकरण, विरेचन और इनका जो सिद्धांत दिया था यहाँ से देखने को मिलते हैं। अनुकरण का है, त्रासदी का है और विरेचन का सिद्धांत। उसके बाद भी वर्ड्सवर्थ, इनकी काव्य की भाषा के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ कविता की भाषा के किस पक्ष में थे, कि कविता की भाषा कैसी हो, तो भी वर्ड्सवर्थ से बिल्कुल पूछा जाएगा। उसके बाद दोनों मित्र थे पहले, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, बाद में अलग हो गए थे। तो भी कोलरिज का जो कल्पना का सिद्धांत है और एक कोलरिज ने जो आपके मुक्तिबोध है हिंदी में, तो भी देखो फैंटेसी का प्रयोग कोलरिज ने पाश्चात्य में किया था और भारत में फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया था। तो भी कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों पहले मित्र थे, इकट्ठी रचना की और भाई एक ही टाइटल था उसका। उसके बाद ये दोनों अलग हुए, तो फिर कोलरिज ने अपने काव्य की भाषा के बारे में अपने विचार बदल लिए थे। वो वर्ड्सवर्थ के अपने वही रहे। वर्ड्सवर्थ को भी प्रकृति प्रेमी माना जाता है, जैसे यहाँ पंत को माना जाता है। तो डेफिनेट यहाँ से तुलना की उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अभिव्यक्ति एवं संचार, इसके आगे IMP लगा लो भी। 2018 में DSSB ने PGT हिंदी का जो सिलेबस है उसमें इस यूनिट को अलग से शामिल किया है। और इस यूनिट में ये तीनों की तीनों यूनिट भाई ये तो 2018 में भी शामिल हो चुकी हैं और 2021 में अब की बार जो शामिल किया है वो इसको और जोड़ा है। तो पहले इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। अभिव्यक्ति एवं संचार से 2018 में भी और 2021 की हम बात करते हैं तो भी यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब की बार भी यही है, स्पेशल मेंशन कर रखा कि अभिव्यक्ति एवं संचार ये आपके 15 से 20 क्वेश्चन DSSB 2018 में भी पूछे थे, 21 में भी पूछे थे जो हुआ था, और अब भी पूरे इसमें से पूछेगा। उसके बाद भी शिक्षण, हिंदी शिक्षण में पेडागोजी के 20 क्वेश्चन आपके 200 में से, PGT में भी हिंदी शिक्षण के 20 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। 2021 में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी पेडागोजी कह लो या हिंदी शिक्षण कह लो, उसमें पेडागोजी और शिक्षण के साथ साथ वो डाल देता है साइकोलॉजी की थ्योरीज, जैसे भी स्किनर की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है। तो इन थ्योरी से आपके 20 क्वेश्चन डेफिनेट पूछे जाएंगे भाई। तो ये है जो आपके सिलेक्शन में अंतर पैदा कर देगा, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट वो हिंदी होता है और इसको हम कई बार हल्के में ले लेते हैं। तो ये गलती ना करें, तैयारी अपनी भरपूर रखनी है तभी सिलेक्शन होगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाई अब की बार स्पेशल ये मेंशन किया है, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा के देखो देश में, चाहे उसमें KVS रहा हो, चाहे NVS रहा हो, या फिर EMRS जो अभी एग्जाम हुए थे, अब चाहे CTET रहा हो, और अब DSSB ने भी ये घोषणा कर दी कि भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 की है, तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन भाई डेफिनेट आपको देखने को मिलेंगे। तो भी थोड़ा फोकस करके और तब अपनी तैयारी करनी है। तो भी अब तक जो ये वीडियो थी इसमें DSSB का कैसा रहेगा PGT हिंदी का सिलेबस, उस पर की हमने चर्चा। तो अब आगे अगर बढ़ते तो भी आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, कोई कसर मत छोड़ना, बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिएगा जी। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं कि भी बैचेज की, अगर कोई बच्चा ये ज़रूरत महसूस करता है कि जी मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, और वो भी खासकर TGT या PGT हिंदी की, TGT या PGT हिंदी की, तो वो हमारी ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन भी क्लासेज ले सकता है। हिंदी के जो बैचेज है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेंगे। 1 फरवरी से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं TGT PGT हिंदी का, तो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिलेंगे। और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो भी डेफिनेट आपका ही लगा लो, ये जो ऑनलाइन बैच होगा इसमें देखिए आपको जो मिलेगी वो रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी और लाइव क्लासेज, अर्थात जो लाइव है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आप साल भर तक उनको आराम से देख सकते हो, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
खास बात यह है कि हम टॉपिक वाइज भी टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज भी टेस्ट होता है और भी सब्जेक्ट का, कंप्लीट सब्जेक्ट का। जैसे भी सपोज करो आदिकाल है तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट होगा, सिद्ध साहित्य का अलग से, नाथ साहित्य का अलग से, जैन साहित्य का अलग से, विद्यापति का अलग से। अगर हम बात करते हैं काव्य शास्त्र की तो भी काव्य शास्त्र में अगर हम बात करते हैं भी तो रस का अलग से, अलंकार का अलग से, ध्वनि जो संप्रदाय है इनका अलग अलग भी टेस्ट और कंप्लीट काव्य शास्त्र का भी। एक बात और भाई, एक बात और सिलेबस में अगर हम 2018 और 21 की बात करते हैं तो एक और देखिएगा उसमें पूछा जाता व्याकरण। तो व्याकरण के भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो सामान्य व्याकरण है, जो अक्सर आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में भी आता है जहाँ पर हिंदी आती है, तो 2018 और 21 में पीजीटी हिंदी में व्याकरण के भी कुछ 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सामान्य जो व्याकरण है उसकी भी तैयारी करना आप ना भूलें। तो भी प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि जी हमें कोचिंग की ज़रूरत है तो आप डेफिनेट हमारी ऐप डाउनलोड करके और जी वहाँ पर डेमो क्लास देख सकते हो। आपको मौलिक अधिकार है, क्लास अच्छी लगती है तो आप संपर्क कीजिएगा। सिलेबस अच्छे से होगा, समझाने की अच्छी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से टीजीटी पीजीटी हिंदी ही पढ़ाता हूँ। बच्चे कहते हैं ठीक पढ़ा देते हैं, वो बाकी आप देखना। तो प्यारे बच्चों, तैयारी में जुट जाइएगा। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि ऑल द बेस्ट, अर्थात आपका 2024 में पीजीटी हिंदी पर सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी कामना है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।